बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हमारा आज का जो लेक्चर है, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि अगर हमने कब्ज़ा छुड़वाना है ज़मीन का तो किस तरह उसका कब्ज़ा छुड़वाया जाएगा। तो उसके हवाले से हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कब्ज़ा छुड़वाने के हवाले से। तो वहाँ पर हमने कब्ज़ा छुड़वाने के हवाले से एक चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरह सेक्शन 9 का दावा जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत है वो फ़ाइल किया जाएगा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक उसका दूसरा स्टेप जो किराएदार की बेदखली या एविक्शन या इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट, इसके पहले रूल्स प्रिंसिपल्स और मेन चीज़ इसका हमने ड्राफ्ट बनाना सीखना है कि हम इसको किस तरह करके ड्राफ्ट करेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी भी मुकदमे की बात करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो पहले उसको ड्राफ्ट करेंगे तो फिर ही हम फाइलिंग की स्टेज तक पहुँचेंगे। तो आज हमने इजेक्शन या इजेक्टमेंट पिटीशन का ड्राफ्ट करना सीखना है। लेकिन ड्राफ्ट करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले जो रूल 6 है कोड ऑफ ऑर्डर 6 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्लीडिंग के हवाले से, क्योंकि जहाँ पर भी हम बात करते हैं कोई भी चीज़ इंस्टीट्यूट होगी थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, तो वहाँ पर बेसिकली हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि प्लीडिंग के रूल्स क्या हैं, प्लेंट के रूल्स क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जब भी आप कोई भी दावा फाइल करते हैं तो कंडीशन प्रेसिडेंट उसमें होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ मेंट बाय कंडीशन प्रेसिडेंट? कि वो पर्टिकुलर ग्राउंड या वो पर्टिकुलर पॉइंट, वो इंस्टांस जिसकी वजह से आप कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हैं। पंजाब के हवाले से अगर बात करें तो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 ये एप्लीकेबल है। अगर हम सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, केपी रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, तमाम जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है इनका बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है, स्लाइट डिफरेंस है। अब अगर बात करें कि पंजाब के अंदर जितने हमारे रेंट के मामलात हैं, किराएदार की जो बेदखली है, इसमें हम सब लोग एक चीज़ से वाकिफ़ हैं और दूसरी चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है। किस चीज़ से वाकिफ़ हैं, किस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं? हम सब लोग थोड़ा बहुत आइडिया है, हम पढ़ते हैं कि किराएदार के जो है वो क्या फ़राइज़ हैं, किराएदार की इजेक्शन की बात करते हैं। लेकिन हमारे ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, उनके क्या फ़राइज़ हैं। कुछ उनकी ज़िम्मेदारियां हैं जो उन्होंने पूरी करनी है, जो वो पूरी ना करें तो आप उस मकसद के लिए भी अदालत में जा सकते हैं। अब क्या क्या तरीक़ाकार है, क्या है इसमें? सबसे पहली चीज़ जो आपने क्लियर करनी है वो क्या है कि रेंट कंट्रोलर इस मकसद के लिए एक अदालत बनाएगी। लेकिन रेंट कंट्रोलर को सिर्फ उस वक्त आप अप्रोच करेंगे कि अगर आपका वो रेंट एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर टेनेंसी एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कभी भी उसकी बेस पर अदालत में रुजू नहीं कर सकते विदाउट पेनल्टी। पेनल्टी के साथ रुजू कर सकते हैं, जनरल आप कोर्ट में जाकर अप्रोच नहीं करेंगे कि जनाब मुझे ये रिलीफ़ दिया जाए, क्योंकि रेंट कंट्रोलर से रिलीफ़ लेने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका रेंट एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड हो। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो मालिक मकान है, जो मालिक ज़मीन है, वो इसको रजिस्टर करवाएगा। अगर नहीं करता तो फिर एक चीज़ क्लियर कर लें जहाँ से आप पे ऊपर पेनल्टी लगेगी किराएदार होने के नाते, कि अगर कोई मालिक मकान अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा ना करे तो आपको रेंट कंट्रोलर को दरख्वास्त देनी चाहिए कि जनाब ये रेंट एग्रीमेंट कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको रजिस्टर नहीं करवा रहा। क्यों इसको रजिस्टर नहीं करवा रहा? जब आप ये दरख्वास्त नहीं देते तो इस सूरत में आप पर भी 5% पेनल्टी इम्पोज होती है। अब वो सवाल इसमें बनता है कि जनाब जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो कहता है कि एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट लेट आउट अ प्रेमिसेस टू अ टेनेंट एक्सेप्ट बाय टेनेंसी एग्रीमेंट। तो किसकी जिम्मेदारी है? लैंडलॉर्ड की। और उसके बाद लैंडलॉर्ड शैल प्रेजेंट द टेनेंसी एग्रीमेंट बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार। तो रेंट रजिस्ट्रार के सामने जो ये रेंट डीड है ये पेश करना किसकी जिम्मेदारी है? लैंडलॉर्ड की। लेकिन अब देखिए कन्फ्यूजन में यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो टेक्निकल पॉइंट है वो क्या है। एज पर सेक्शन 5 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड कि वो उसको क्या करवाए, वो उसको रजिस्टर करवाए। उसके बाद फर्दर इसमें जो सेक्शन हमारा 9 है, अफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस। किस चीज़ की नॉन कंप्लाइंस? नॉन कंप्लाइंस ऑफ द सेक्शन 5, कि जहाँ पर हमने किस चीज़ की बात की है? रजिस्ट्रेशन की बात की है। जो किस चीज़ की जिम्मेदारी थी? लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी थी कि वो उसको रजिस्टर करवाए। इनकेस अगर वो रजिस्टर नहीं करवाता तो उसको 10% पेनल्टी है, वो पेनल्टी भी समझाता हूँ। और 5% एनुअल रेंट की पेनल्टी जो है वो टेनेंट पर भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर जब एज पर सेक्शन 5 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड के वो रजिस्टर करवाएगा, तो फिर क्यों जनाब हम अपने टेनेंट के ऊपर ये क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज कर रहे हैं? वो 5% की पेनल्टी क्यों पे करेगा? उसका रीज़न ये है
कि इन केस अगर जो लैंडलॉर्ड है वो इसको रजिस्टर नहीं करवाता तो उस सूरत में टेनेंट की जिम्मेदारी थी कि वो क्या करता, वो बताता उसको, रेंट रजिस्ट्रार को शिकायत करता कि जनाब इसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। और जब वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता तो इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है 5% पेनल्टी तुम भी दो। तुम दोनों ने मिलकर जो रेंट रजिस्ट्रार का एक फ़ीस है प्रॉपर उसको अवॉइड करने की कोशिश की है। अच्छा, इसमें जो है 10% या 5% ये ऑफ एनुअल रेंट है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए रेंट है, साल का रेंट उसका निकाला जाएगा, कितना होगा 12 लाख। उसका 10% 1,20,000 ये पेनल्टी देनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड को, और टेनेंट करेगा तो 60,000 रुपये उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर जाके रेंट रजिस्ट्रार आपकी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ रेंट रजिस्ट्रार आपकी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रेंट रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एप्लीकेशन है एविक्शन या इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट की, जो भी, सिर्फ मैं एक एविक्शन या इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट का बात कर रहा हूँ, जो भी रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है इसके रेलेवेंट जो भी रिलीफ किसी टेनेंट के पास है या किसी लैंडलॉर्ड के पास है, अगर आप कोर्ट से रेंट कंट्रोलर से लेना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या आपको एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जब आप एग्रीमेंट रजिस्टर करवाएंगे तो वहाँ पर भी डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको जो है वो पर्टिकुलर उसकी जो फ़ीस है वो अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया। अब दो चीज़ें हम देखते हैं कि जो हमारा लैंडलॉर्ड है, जो मालिक मकान है, वो किन वजूहात की बुनियाद पर किसी भी किराएदार को अपने घर से निकालने के लिए अदालत की तरफ रुजू कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं, और वो हमने क्या देखा है, अगर आपको याद हो, हमने कल एक चीज़ देखी थी, सेक्शन 9 का दावा देखा था। अगर आपको याद हो, सेक्शन 9 के दावे में क्या था जनाब, कि अगर कोई रॉन्गफुल पोजेसर भी है और आप उसको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ से हट के अगर निकालते हैं तो उसका हक आ जाता है। तो इसी तरह अगर कोई लैंडलॉर्ड अपने किसी किराएदार को, इवन वो किराया नहीं अदा कर रहा, इवन वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर मालिक मकान उसका सामान निकाल के बाहर फेंकता है और गलत तरीके से उसको निकालता है, तो सेक्शन 9 का दावा किराएदार कर सकता है कि जनाब मुझे इसने गलत तरीके से निकाला है। तो बात सही है गलत की नहीं है, बात है कि किसी भी शख्स को कानून अपने हाथ में लेने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, अब वजूहात क्या क्या है। अगर हम बात करें वजूहात की, तो सबसे पहली बड़ी सिंपल सी बात आपको मैं अगर बताऊं कि जो टेनेंट की जिम्मेदारियां हैं, अगर वो अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो लैंडलॉर्ड उसको घर से क्या करवा सकता है, निकलवा। अच्छा, कौन कौन सी जिम्मेदारी है। कीप द प्रेमिसेस इन कंडीशन इन विच इट वाज लेट आउट एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल वेयर एंड टेयर। कहता है कि जो आपका टेनेंट है वो उस जगह को उसी हालत में रखेगा जिस हालत में उसको मिली थी। हाँ, जो वेयर एंड टेयर, जो छोटी मोटी तोड़ फोड़, वो तो होती रह जाती है। अब इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि जो मालिक मकान है जब घर खाली करवाता है तो वो जनाब कहता है जी आपने रंग इधर से उतर। ओ भाई, बात ये है कि किसी घर में सीपेज है, वो तो आनी ही आनी है, वो तो घर का कसूर है, इसका तो कसूर नहीं है। तो उस पर वो कहते हैं जनाब ये सीपेज आ गई तो आपसे तो पूरे रंग के पैसे हमने काटने हैं, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि सिक्योरिटी जो ली जाती है वो कभी भी वापस नहीं की जाती, उन्हीं पैसों में पूरी कर दी जाती है। अगर आपको लॉ का पता हो तो आप उसको बता सकते हैं कि जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है वो आपके ऊपर जिम्मा नहीं है। अच्छा, यूज़ द प्रेमिसेस फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज लेट आउट। क्या है कि जनाब टेनेंट शेल क्या करेगा, सिर्फ अपनी उस जगह को उसी मकसद के लिए यूज़ करेगा जिसके लिए उसने किराए पे लिया। रिहाइश के लिए लिया तो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेगा, किसी और मकसद के लिए उसको यूज़ नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक किराएदार उस मकसद के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ ना करे, चाहे वो, अब देखें इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इलीगल पर्पस के लिए यूज़ करना और एक होता है अनऑथराइज पर्पस। अनऑथराइज लीगल हो सकता है, क्या मतलब, मैंने रिहाइश के लिए घर ले लिया, अगर मैं वहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर बनाता हूँ तो एजुकेशन सेंटर लीगल है या इलीगल है, लीगल है, गैर कानूनी काम तो नहीं है, बट अनऑथराइज्ड है। ये क्या है, अनऑथराइज। और अगर वहाँ पे कोई जुआ खाना खोल दिया जाता है तो वो क्या है, वो इलीगल है। तो कानून कहता है इलीगल अनऑथराइज दोनों नहीं करना आपने काम, वही यूज़ करना है जो जिस मकसद के लिए आपने उसको लेट आउट किया था, यानी कि किराए पर आपने उसको लिया था। अलाउ द लैंडलॉर्ड टू एंटर द प्रेमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। जब भी वो लैंडलॉर्ड इंस्पेक्शन के लिए, रिपेयर के लिए आना चाहे तो आप उसको अलाउ करेंगे, लेकिन वो आपकी परमिशन से आएगा, विदाउट परमिशन नहीं आएगा। हैंड ओवर द वेकेंट पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस टू द लैंडलॉर्ड ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। एक सिंपल सी चीज़ जहन में रख ले, पहली जिम्मेदारी है कि जब भी कोई किराएदारी ख़त्म होगी तो वो मालिक मकान को कब्ज़ा देगा, किसी थर्ड पर्सन को कब्ज़ा नहीं देगा। नॉट कॉज न्यूसेंस टू द नेबर्स ऑफ द प्रेमिसेस। ये न्यूसेंस क्या होती है,
साथ वाले घर में देखते हैं ना, हर दूसरे दिन फंक्शन चल रहा होता है, गाने गूने चल रहे होते हैं, और जनाब ये न्यूसेंस है। नेबर्स को न्यूसेंस किस तरह क्रिएट करना कि गली में रश लगा के रखना, घर के आगे कोई और ऐसा काम करना, कोई शोर शराबा करना। या देखें, जब आप किसी कमर्शियल उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज़ करते हैं तो न्यूसेंस तो क्रिएट होता है ना। कि एक बंदा अपने घर में रह रहा है, साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 500 बंदा आ जाता है, 1000 बंदा आ जाता है, उनकी गाड़ी आ जाती है, शोर शराबा, गली ब्लॉक हो जाती है, तो ये न्यूसेंस है या नहीं है। इसी बुनियाद पर यह कहा जाता है कि किसी भी, अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी जो आपके डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल एरियाज़ में अगर कोई स्कूल कॉलेजेस या इस किस्म के इदारे बने हुए हैं, तो आपके पास इख्तियार है कि आप उसके लिए जो है ना कोर्ट को जाकर के जब ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, और इस बुनियाद पर अगर मालिक मकान निकालना चाहे तो किसी किराएदार को निकाल भी सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2 साल का सिर्फ टाइम दिया था 2018 के अंदर, कि जितने भी आपके डोमेस्टिक एरियाज़ हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उनमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी कंडक्ट नहीं होगी। उसके बाद है जी, नॉट मेक अ स्ट्रक्चरल चेंज। छोटी मोटी तो आप चेंजेस कर लें, बट स्ट्रक्चरल चेंज, कमरा नया बनवा दिया, दरवाज़ा नया निकलवा दिया, 2 कमरों के दरमियान से दीवार को क्या कर दिया, निकाल दिया, हॉल को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, किसी कमरे की साइड से क्या निकाल दिया, दरवाज़ा निकाल दिया, ये वाली चीज़ अलाउ अगर विदाउट परमिशन। हम तो विद परमिशन कर रहे हैं, जिस वजह से आप देख कैसे रहे हैं। विद परमिशन अगर किया जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन विदाउट परमिशन ये चीज़ अलाउड नहीं है। If the tenant fails to fulfill an obligation under this act or the tenancy agreement, the landlord may give notice in writing to the tenant specifying the act or omission। तो क्या है कि पहले वो उसको नोटिस देगा, और नोटिस देने के बावजूद अगर वो काम को गलत को नहीं रोकता तो फिर लैंडलॉर्ड जाएगा और उसके खिलाफ एविक्शन ऑफ टेनेंट का सूट फाइल करेगा। किसके पास दरखास्त देगा जनाब, पिटिशन किसके पास देगा, रेंट कंट्रोलर। अब जैसे मैं भी आपको ये पिटिशन दिखाऊंगा इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, तो रेंट कंट्रोलर, बहुत सी ऐसे हमारे मकामात हैं कि जहाँ पे रेंट कंट्रोलर की अलग अदालत मौजूद नहीं है। सीनियर सिविल जज को एम्पावर किया गया रेंट कंट्रोलर के तौर पे, हम दरख्वास्त देते हैं हमेशा सीनियर सिविल जज के नाम पर, और वो जो सीनियर सिविल जज के नाम पर दरख्वास्त दी जाती है वो विद द पावर ऑफ रेंट कंट्रोलर उसको एडजुडिकेट करता है, प्रोसीड करता है। अच्छा, ये तो चीज़ क्लियर होगी ना जनाब, ये उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई भी टेनेंट, मैं टेनेंट हूँ यहाँ पे, अब बारिशें आ रही हैं, छतें टपकने लग गई हैं, देख रहे हैं ना शायद ये छत टपक रही है जिस वजह से मसला बन रहा है। अगर मैं इसकी रिपेयर करवाता हूँ और इसकी रिपेयर करवाने के बाद अगर मैं मालिक मकान को कहूँ कि जनाब ये छतें टपक रही थी, मैंने रिपेयर करवाया, आप पे करें, तो वो जिम्मेदारी है उसकी कि वो मुझे पे करे। ऐसी कोई भी रिपेयरिंग, ऐसी कोई भी वेयर एंड टेयर जो कि नेचुरल है, तो वो उसका पे करने का जिम्मेदार है। उसके बाद यहाँ पे है ग्राउंड ऑफ एविक्शन। अच्छा, एक तो जो अभी मैंने आपको पढ़ाई थी ओब्लिगेशन ऑफ टेनेंट अंडर सेक्शन 13, अगर इनमें से किराएदार अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो उसको किराएदार को बेदखल किया जा सकता है। इसके अलावा भी ग्राउंड्स हैं। सबसे पहला जो ग्राउंड है, अगर कोई भी रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाए तो टेनेंट दरख्वास्त दे सकता है जी मैं मज़ीद इसके साथ रेंट एग्रीमेंट आगे नहीं चलाना चाहता, इसको क्या कर दिया जाए, इसको एविक्ट कर दिया जाए, इस शख्स को निकाल दिया जाए, मैं मज़ीद इसके साथ एग्रीमेंट चलाना नहीं चाहता। उसके बाद है द टेनेंट हैज़ फेल्ड टू पे और टेंडर द रेंट। और अगली बात है कि अगर वो किराया अदा ना करे तो फिर क्या होगा, लाजमी बात है कि उसको जो है वो निकाला जा सकता है। किराए के लिए तो कोई जगह आप रेंट पे देते हैं, किराया नहीं मिलेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। द टेनेंट हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ कंडीशन। क्या उसने किया है, जिस मकसद के लिए लिए थे उस मकसद में उसने इस्तेमाल नहीं किया। द टेनेंट हैज़ कमिटेड वायलेशन ऑफ एनी ओब्लिगेशन अंडर सेक्शन 13। ऊपर हम सेक्शन 13 की जिम्मेदारियां पढ़ के आए हैं ना, उनमें से कोई भी उसकी खिलाफ वर्जी करता है या किसी अदर पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करता है या सब लेट करता है। सब लेट करने का मतलब क्या होता है, आगे मज़ीद शिकमी किराएदारी पे देना। जब किराएदार किसी को आगे मज़ीद किराएदारी पर दे और किराएदारी पर देने से पहले वो पूछे ही ना अपने ओनर से, तो इसको हम कहते हैं कि जनाब इसने क्या किया, जो काम किया वो गलत किया है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। अब ये तो हो गया कि किस बुनियाद पर हम एविक्शन ऑफ टेनेंट की दरख्वास्त लगाते हैं। अब हम इसका ड्राफ्ट देखते हैं कि इसका जो इजेक्शन पिटिशन का ड्राफ्ट है वो किस तरह का ड्राफ्ट होगा। डेफिनेटली जो ड्राफ्ट होगा, जो हमारे ऑनलाइन कुछ लोग होते हैं हम उनको बता तो देते हैं, बट वो शेयर किसके साथ होगा, जो हमारे वो पर्सनल बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस में रजिस्टर्ड हैं उन बच्चों के साथ जो है वो हमारे सारे मामला जो है वो शेयर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हमारा जो ये लेक्चर है बेसिकली ये हम ड्राफ्ट करना सीखेंगे किसी भी इजेक्शन या एविक्शन पिटिशन को। इजेक्शन या जो आपकी पिटिशन है इजेक्शन की, इजेक्टमेंट की, ये उस वक्त फ़ाइल की जाती है कि जब हम किसी भी किराएदार को उस घर से निकालना चाहें, बेदखल करना चाहें
और वो घर खाली करवाना चाहें तो उस हवाले से जो टाइटल होगा, या तो अगर किसी जगह पर रेंट कंट्रोलर है तो फिर डायरेक्ट रेंट कंट्रोलर के नाम पे होगी, अगर नहीं है तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज विद द पावर ऑफ रेंट कंट्रोलर, ये उसके हेड पे आ जाएगा। फिर उसके बाद नंबर लगेगा एविक्शन पिटिशन का, जो भी उसके एविक्शन पिटिशन का नंबर है वो लगेगा, फिर हमारा पिटिशनर और उसके बाद जो हमारा रिस्पोंडेंट। अगर इजेक्टमेंट की बात करेंगे तो पिटिशनर कौन होगा? लैंडलॉर्ड होगा, और उसके बाद जो होगा हमारा टेनेंट, वो क्या होगा? रिस्पोंडेंट में आ जाएगा। मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ लैंडलॉर्ड, लैंड ओनर नहीं। अब ये लैंडलॉर्ड और लैंड ओनर में क्या फ़र्क है? जैसे मेरे 3-4 घर हैं गांव में, मैं ख़ुद तो वहाँ पर नहीं जाता, तो मैंने एक अपने दोस्त के ज़िम्मे लगाया कि यार आप किसी को किराएदारी पर दे दिया करो और वहाँ से जो रेंट वगैरह है वो आप इसका कलेक्ट करके मुझे भेज दिया करो। अब यहाँ पे मैं कौन हूँ? आई एम द लैंड ओनर। वो शख्स जिसके ज़िम्मे मैंने लगाया है, ही इज़ द लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड लैंड ओनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर लाहौर की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैंने कोई अपना फ्लैट किसी को किराए पर दिया है और डायरेक्ट किराए पर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि मैं लैंड लॉर्ड भी हूँ और लैंड ओनर भी हूँ। लेकिन वहाँ पर मैं लैंड लॉर्ड हूँ और लैंड ओनर हूँ। लैंड लॉर्ड कौन है? वो शख्स जो टेनेंट के साथ डील करता है, उसको क्या कहते हैं? लैंड लॉर्ड कहते हैं। तो अगर इजेक्शन है तो इजेक्शन की दरख्वास्त कौन देगा? लैंड लॉर्ड देगा। अगेंस्ट किसके देगा? टेनेंट के देगा। इजेक्टमेंट पिटीशन है अंडर सेक्शन 15 रेद विद सेक्शन 19 ऑफ द पंजाब रेमिटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 2009। ये पुरानी पिटीशन है, अब ये चेंज हो गया। अब ये किसके साथ हो गया? 13 और 15 आ गया। तो ये सेक्शन 15 है, रेड विद सेक्शन 19 है। ये पुराना जो आपका इससे पहले जो कानून था हमारा, वो कौन सा था? वो पुराना कानून था। अब अगर हम कोई भी पिटीशन लिखेंगे तो इजेक्टमेंट पिटीशन अंडर सेक्शन 15, अगर सेक्शन 15 के तहत है, उसके बाद इसको हम लिखेंगे किसकी है जनाब? सेक्शन 15। इसको मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों के सामने। ये सेक्शन 15 हो जाएगा, और सेक्शन 15 किसका हो जाएगा? सेक्शन 15 हो जाएगा ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट हो जाएगा 2009। जो हमारा मौजूदा कानून है वो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है, और वो कौन सा एक्ट है? 2009 का एक्ट है, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। अच्छा जी, पहला क्या? अब पहले नंबर पे जो लैंड लॉर्ड है उसने अपना स्टेटस लिखना है कि क्या वो ओनर है, क्या वो पावर ऑफ अटर्नी है। अगर लैंड लॉर्ड ओनर नहीं है तो फिर वो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर होगा। दैट द पिटिशनर इज़ लीगल एंड लॉफुल ओनर, यहाँ पे वो लीगल एंड लॉफुल ओनर है। जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट होगी तो एग्जैक्ट उसकी डिटेल लिखनी है। हाउस नंबर क्या है, सिचुएटेड क्या है, किस जगह पर है, कितनी इसकी स्टोरीज़ हैं, और बिलोंगिंग टू द पिटिशनर। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जनरली हम क्या करते हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का भी डाटा देते हैं ताकि मज़ीद उसको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने यही किया, ईस्ट पे क्या है, वेस्ट पे क्या है, नॉर्थ पे क्या है और साउथ पे। अच्छा, फिर क्या है? दैट द सूट प्रॉपर्टी इज़ अ 4 स्टोरीड बिल्डिंग एंड द रिस्पोंडेंट हुज रियल सिस्टर ऑफ द प्लेंटिफ इन दिसंबर 2001 टुक ऑन रेंट फ्राम द पिटिशनर अ पोर्शन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी हाउस कंसिस्टिंग अपॉन 3 रूम्स एंड अ बाथरूम। तो अब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि जी मेरी बहन ने मुझसे एक कमरा, एक पोर्शन क्या किया था, रेंट पे ले लिया था, और उसके बदले में हमारा रेंट वगैरह। अब जब बहन भाइयों में रेंट डीड होती है तो नॉर्मली वो क्या होती है? ज़बानी कलामी। तो क्या ज़बानी कलामी रेंट डीड वैलिड है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बिल्कुल ज़बानी कलामी रेंट डीड वैलिड है, इसमें कोई क्यूरी नहीं है। दैट द रिस्पोंडेंट स्टॉप्ड पेइंग मंथली रेंट फ्राम मार्च 2009। एरियर भी ले रहे हैं, मार्च 2009 से लेकर आज तक इसने रेंट के एरियर्स पे नहीं किए। हाउएवर प्रायर टू मार्च 2009 ये जो है रेंट वगैरह रेगुलर हमें पे कर रहे थे। दैट द पिटिशनर मैनी टाइम अप्रोच्ड। फिर अगली बात हमने यही लिखनी होती, पहले तो हमने हकीकत लिखने का मसला क्या। अब यहाँ पर क्या इशू है, कौन सा ग्राउंड लिया हमने, क्या नहीं कर रहा हमारा रिस्पोंडेंट, क्या मसला है उसका, कोई बताएगा? रेंट पे नहीं कर रहा। क्या नहीं पे कर रहा जनाब? रेंट पे नहीं कर रहा। तो क्योंकि वो रेंट पे नहीं कर रहा लिहाजा हम उसको क्या करवाना चाहते हैं? इजेक्ट करवाना चाहते हैं। और इसमें हमेशा जब भी आप पहले रेंट का जिक्र करें कि मंथली रेंट कितना है, फिर उसके बाद कब से उसने पे नहीं किया, और फिर हमने कोशिश की, हम इसके पास गए कि ये रेंट पे करे, वो एफ़र्ट्स आपने इसमें ज़रूर साथ मेंशन करनी होती है। वो एफ़र्ट्स आपने बतानी होती हैं कि जो एफ़र्ट्स आपने इस हवाले से की हैं या नहीं की, वो बताएंगे तो फिर आगे मामला आपका मज़ीद प्रोसीड करता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है दैट द पिटिशनर इंटेंड्स टू गेट द सेड प्रेमिसेस वेकेटेड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ हिज ओन सन एंड हिज फैमिली। अब एक तो वो वजह है
एक अगली भी वजह आ गई कि आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर को खाली करवा सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जनाब मैं इस घर को अपने ज़ाती इस्तेमाल, दो वजह आ गई, एक तो ये किराया अदा नहीं कर रहा है, दूसरा मैं इस घर को अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना चाहता हूँ। दैट द पिटिशनर अगेन कॉन्टेक्टेड द रिस्पोंडेंट एंड एजिटेटेड ऑन द एक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। मैंने दोबारा फिर उनसे रब्ता किया और उनको कहा कि जनाब आप मेरा घर खाली करेंगे। अप्रैल 2009 में ये सब कुछ हुआ और अब तक ये मामला चल रहा है। दैट द कॉज ऑफ एक्शन अकर्ड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर एंड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। फर्स्टली कब हुआ कि जब उसको वर्बल एग्रीमेंट में मैंने पोर्शन दिया और फिर जब उसने किराया देने से पहली बार इनकार किया और फिर फर्दर जब उसने बिल्कुल किराया देने से मुझे क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो 3 पैराग्राफ में आपका क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन होता है। दैट द पार्टीज़ आर रिजाइडिंग एट लाहौर, पार्टी भी लाहौर में है, सूट प्रॉपर्टी है लाहौर में, तो मुकदमा कहाँ पे होगा, लाहौर में। दैट द प्रिस्क्राइब कोर्ट फ़ी हैज़ बिन अफिक्स्ड, और प्रिस्क्राइब कोर्ट फ़ी की अगर पेनल्टी है तो पेनल्टी की सूरत में जो पेनल्टी बनती है उतनी, नहीं तो जो एक्चुअल उसका अगर पेनल्टी ना हो तो फिर कोई भी कोर्ट फीस नहीं होती। तो क्या है जनाब, अंडर द अबव मेंशन्ड सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जगह इससे खाली करवा कर अपने इस्तेमाल में लानी है। और कितना किराया, अगर आपको इसको प्रीवियस चाहिए तो वो उसमें प्रॉपर मेंशन करना कि इतना प्रीवियस किराया चाहिए और ये जगह मुझे खाली चाहिए। और उसके साथ जब भी कोई आप दावा शावा फ़ाइल करते हैं, ये पिटिशन फाइल करते हैं, इसके साथ आप क्या लगाएंगे, इसके साथ एक अपना एफिडेविट लगाएंगे। एफिडेविट को 2 तरीके हैं। एक तरीकाकार ये है कि आप उसमें सिर्फ लिखते हैं दैट द अबव मेंशन कंटेंट वो ट्रू है, और एक तरीकाकार है कि जिसमें आप पूरे के पूरे कंटेंट को कॉपी करते हैं। डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात कुछ अदालतों में ये कि पूरे का पूरा कंटेंट कॉपी करना होता है, अदरवाइज़ नॉर्मली हम कॉपी नहीं करते। यहाँ पर इस पिटिशन में क्या है कि पूरे का पूरा जो दावा है उसको क्या कर दिया हमने, कॉपी कर दिया एफिडेविट के अंदर। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम एफिडेविट में कॉपी करते हैं या नहीं करते, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट हमारे एफिडेविट को सिंपल फॉर्म में मानता है या वो कहता है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से कॉपी करके भेजें। तो ये जनाब एक दावा था एविक्शन ऑफ टेनेंट का कि किस तरह हम दावा ड्राफ्ट करते हैं। जो हमारे ऑनलाइन वाले लोग हैं, कल का दावा भी अशफाक उनको बेटा कल का दावा भी भेज देना, आज का दावा भेज, अभी मैं तरीकाकार बता देता हूँ क्लास के बाद, तो दोनों दावे अपलोड करके इनको भेज दें। वर्ड में सॉफ्ट कॉपी में दावा भी इनको भेज दें ताकि अगर कभी आप लोग चेंज करना चाहें तो खाली उसके नाम वगैरह चेंज करें और आपके पास ये बना बनाया दावा सेव होगा। आपके लिए आसानी हो जाएगी कि इसका जो स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, ग्राउंड्स कैसे लेने हैं, किस तरह इसको ड्राफ्ट करना, वो चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। अगर इस हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जनाब सवाल पूछ सकते हैं। माइक ले लें, माइक ले सवाल पूछ लें जी। सर ये जो वर्बली हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका रेंटल का, जो अब जो रिस्पोंडेंट था जब वो कोर्ट में आएगा, इन्होंने तो उसको 10% फी भरी जो उनको प्लेंटी में हुई, तो रिस्पोंडेंट के भी ऊपर वो नहीं, एक बंदा भरेगा, जो दावा करेगा वो करेगा। अगर दावा करेगा रिस्पोंडेंट यानी कि किराएदार तो वो 5% करके आएगा, और अगर दावा करेगा आपका लैंडलॉर्ड वो 10% करके आएगा। दूसरी पार्टी ने फीस नहीं पे करनी, ठीक होगा। एक पार्टी ने फ़ीस पे करनी है, दूसरी पार्टी ने फ़ीस पे नहीं करनी। और जहाँ तक वर्बल एग्रीमेंट है वहाँ पर तो पेनल्टी लगेगी, क्योंकि उसमें तो आप खुद कह रहे हैं कि आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं था। फर्दर इसमें यह है कि जो आपके वर्बल रेंट एग्रीमेंट, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी प्यारी इस पर जजमेंट है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा। उसने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जनाब ये जो वर्बल जजमेंट्स आपके एग्रीमेंट्स होते हैं वो वैलिड होते हैं, क्योंकि अगर कोई मालिक है तो वो लाजमी बात है किसी को घर देगा तो कोई ना कोई किराएदारी पे अगर वो किसी यारी दोस्ती इस्लाम दुआ में कर देता है, जैसे आजकल हमारा चलता है, तो वो कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप उसको इतना नुकसान करें। जी कोई और सवाल? जी हसन सर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर जब खाली करवाया जाता है तो सर उसका भी कोई पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है या इसका क्या? नहीं, अगर घर देखें खाली करवाना ज़ाती इस्तेमाल के लिए उस वक्त के जब टाइम पूरा हो चुका फिर तो कोई मसला नहीं है जी, या वो किराया अदा नहीं कर रहा फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर उसका टाइम रहता है और फिर आप कहें कि जी मुझे ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए तो फिर नहीं होता। अगर फिर भी आप करते हैं तो फिर इस कानून में तो नहीं है। जो पुराना था रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट उसमें ये था, जो ऑर्डिनेंस था अर्बन रेंटेशन ऑर्डिनेंस, कि वो 4 महीने उसमें रहेगा फिर किसी और को देगा। ज़ाती इस्तेमाल के लिए खाली कराना तो फिर आपने ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आना है। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर कोई शख्स उसको ज़ाती इस्तेमाल के लिए खाली कर रहा है और बाद में उसको किसी और को किराए पे दे दे तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जो किराएदार है कि जनाब इसने झूठ बोलकर मुझसे घर खाली करवाया था, इसने तो किसी और को दिया, उस पर इसको पेनल्टी लग सकती है मालिक मकान को कि आपने झूठ बोलकर घर खाली क्यों करवाया था। जी ऑनलाइन में किसी का क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर दिया करें, रेज हैंड वगैरह नहीं करें, क्वेश्चन डायरेक्ट पुट कर दें जनाब। जो क्वेश्चन जिसका है वो मुझे बता दें।
कोई ऑनलाइन में किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो फिर आप बता दें, नहीं तो हम इस क्लास को क्लोज़ करते हैं। ड्राफ्ट शेयर में अभी आपके साथ कर देता हूँ, कल का भी आज का भी ड्राफ्ट भी शेयर कर देता हूँ। ड्राफ्ट के साथ साथ आपके साथ जो है वो मैं इसकी वीडियो भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको तरीक़ाकार का पता चल जाए। अच्छा, ड्राफ्ट के वाले से चीज़ें ध्यान में रखनी, क्योंकि ये सारे वो ड्राफ्ट जो हमने कभी न कभी अदालत में फ़ाइल किए थे, तो इसमें नाम वगैरह तकरीबन एक्चुअल है। तो आप कम अज़ कम जब भी कोई इसको करें तो इसके पुराने नाम को आपने ख़त्म करना है, और वो बुरा लगता है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम कोशिश तो करते हैं लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जनाब। तो ऑनलाइन में अगर कोई क्वेश्चन एक आया है हमारे पास कि वर्बल एग्रीमेंट कैसे प्रूफ होगा। वर्बल एग्रीमेंट को भाई प्रूफ करने के लिए 2 गवाहान आप ले जाएंगे जो कहेंगे जनाब बिल्कुल हमारी मौजूदगी में ये वर्बल एग्रीमेंट हुआ था, तो वो आपका वर्बल एग्रीमेंट साबित हो जाएगा। और कोई सवाल? सर ये वर्बल एग्रीमेंट इस तरह भी साबित हो सकता है कि जाहिर बात है जिसने अगर किराए पे दिया है और वो वहाँ पे बैठा है तो उसके हमसाए होंगे तो उसको भी गवाहों की तौर पे तो गवाह के तौर पर ही आएंगे ना, हमसाए वगैरह गवाह के तौर पर आएंगे कि जनाब बिल्कुल ये मालिक मकान था, इसने किराए पर दिया है और उसके बाद ये किराएदार है। हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर किराएदार है, तो उस सूरत में वो उसको समझा जाएगा कि जनाब वाकई ये किराएदारी पे दिया था इसने। ठीक हो। ठीक है।